बंधुओं नमस्कार। आज मैं हनुमान जी की कृपा से अंतर आत्मा की आवाज पर मैंने चिंतन किया कि किसी भी महापुरुष हो, किसी भी शासन हो, किसी भी शासक हो, चाहे सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो, उसमें सलाहकारों का बहुत बड़ा महत्व होता है। आज पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए। महाभारत में शकुनी जो गंधार नरेश दुर्योधन को जो सलाह देते थे और दुर्योधन उसी सलाह पे चला, तो परिणाम ये निकला कि कौरवों का विनाश हुआ। इसमें सबसे बड़ा योगदान सलाहकार शकुनी मामा का था। और दूसरी तरफ पांडव, जिनकी संख्या बहुत कम थी और उनके सलाहकार थे भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन और युधिष्ठिर, सारे लोग, पांचों भाई भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर चले। कौरव हारे और पांडव जीते। एक दूसरा उदाहरण और दे रहा हूं मैं, रावण का। रावण अगर विभीषण और मंदोदरी की बात मान लेते कि माता सीता को आप छोड़ आइए, इसमें परिवार की भलाई है और इसमें वंश की भलाई है, उनकी सलाह नहीं मानी। उसका उदाहरण यह रहा, 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, दिया रही ना बाती। तो सलाहकार सही अगर देता है तो उसकी बात को भी मानना चाहिए, और सलाहकार अगर गलत सलाह देता है तो उसके ऊपर अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि आंख और कान में 4 उंगल का फर्क होता है। उस पर निर्णय किसी भी शासन हो, शासक हो, कोई व्यक्ति को लेना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सलाहकार अगर सही होते, सलाहकार अगर सही जब तक थे, कांग्रेस पार्टी राजनीतिक दल में आज ऊंचाइयों पहुंची। और जब सलाहकार कर्ण सुहाने हो गए तो आज ये पार्टी का पराभव हो गया। मेरा कहने का मतलब यह है कि सलाहकार चुनना और सलाहकार सलाह देता है किसी भी शासक को, उस पे विश्वास तो करना चाहिए, पर उसकी सलाह पर अध्ययन भी करना चाहिए। तो ही आदमी शासन सफल होता है, और नहीं तो शासन सलाहकार अधिकतर कर्ण सुहाने होते हैं। जो राजा चाहता है, जो शासक चाहता है, जो नेता चाहता है, उसकी बात को कहते रहते हैं। कर्ण सुहाने उनकी मन की बात का हाँ में हाँ मिलाने वाले होते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको बता देना चाहता हूं कि वो सफल नहीं होते। मैं एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है। ये हम भोपाल के जो सांसद रहे गुफरान आजम, उन्होंने एक अपना सलाह दी थी सोनिया गांधी को कि अगर आप इस पे चलें तो आपको मतलब आज ये कांग्रेस पार्टी का और इसका पराभव नहीं होता। अब ये देखिए, अब सुनिएगा आप। कांग्रेस में झूठ भैये भी बोलने लगे हैं। एंटनी और दिग्विजय सिंह के बाद अब राहुल गांधी के नेतृत्व पर कांग्रेस के एक और नेता ने बड़े सवाल उठा दिए। गुफरान आजम ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें सीधे सीधे राहुल गांधी पर निशाना साधा है। 10 साल में उसकी राजनीतिक सोच नहीं बन पाई है।
वो पैसा का पैसा। अब वो हम तो थक गए सुन के। कोई उसे पप्पू बोलता है, कोई उसे मुंडा मंडर बालिक बुद्धि का बालक बोलता है। हमारी कितनी इंसल्ट करवाओगी आप? उसका पीछा छोड़ो, कुछ जो वो चाहे वो बना दो, लेकिन नेता मत बनाओ। इतना ही नहीं, गुफरान आजम ने राहुल गांधी को लेकर कई बड़ी बातें कही। मैंने उनको लिखा कि अगर हर माँ बाप की इच्छा होती है कि अपने बेटे को, किसी की इच्छा होती है इंजीनियर बनाए, किसी की इच्छा होती है डॉक्टर बनाए, और बहुत सी जगहों पर वह उनकी इच्छा पूरी नहीं करती। लड़का इस लायक ही नहीं होता है कि मार मार के उसको डॉक्टर बना दे, मार मार कर उसको इंजीनियर बना दे। तो मैंने कहा आपकी भी इच्छा अगर होगी थी कि लड़के को नेता बनाए, तो 10 साल का आपको टाइम मिल गया। 10 साल में आप उसको नेता नहीं बना सकते। कांग्रेस नेता गुफरान आजम ने सिर्फ राहुल गांधी पर सवाल नहीं उठाए, मोदी की तारीफ भी की। मोदी सही कहते थे, और मैं तब भी कहता था कि तुम लोग निशान मिटा दोगे पार्टी का। मोदी ने जो प्रेडिक्शन किया उसने करके दिखाया, ये बिल्कुल सच बात है। गुफरान आजम ने सोनिया गांधी से मांग की है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर हर स्तर पर चुनाव कराए जाए। उन्होंने ये भी कहा कि वो ऐसी चिट्ठी कांग्रेस कमेटी के अन्य सदस्यों को भी लिखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बंधुओं, अगर ये बात गुफरान आजम की सोनिया गांधी मान लेती तो आज राष्ट्रीय पार्टी क्षेत्रीय पार्टी बन गई और आगे जाकर के ये क्षेत्रीय पार्टी का भी अस्तित्व खत्म कर लेगी। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में अगर सत्ता के रहती तो विपक्ष मजबूत होना चाहिए। विपक्ष जो होता है वो रास्ता दिखाता है, सत्ता पक्ष जो होता है वो अपने उसे मंथन करता है। अगर विपक्ष सही कहता है तो उस पर चलता है, नहीं तो वह विपक्ष को यह कहता है कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है। आज भारत का जितना नाम ऊंचा हुआ है, इस देश का नाम जो ऊंचा हुआ है, उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर है तो सलाहकारों का है। मैं एक सलाहकार जिसके बारे में बहुत मैं प्रशंसा करता हूं उसकी, वैसे सलाहकार तो सभी अच्छे हैं, उसमें आज हमारा देश जो ऊंचाई पे पहुंचा है, माननीय मोदी जी सलाहकारों की सलाह भी लेते हैं, लेकिन मंथन भी करते हैं, फिर उसके बाद निर्णय लेते हैं। उस सलाहकार है, ये मेरी व्यक्तिगत भावना है कि उनको क्या सम्मान किया जाए क्या नहीं किया, ये निर्णय तो सरकार का है, मैं तो नहीं, लेकिन मेरे अंदर की भावना है। उसका नाम है अजित डोभाल। मैंने कहीं पढ़ा, मैंने लोगों से पूछा, अध्ययन किया, अजित डोभाल जी ने अपने जीवन के अंदर राष्ट्र के लिए उन्होंने जो योगदान दिया, चाहे कोई भी सरकारें रही हो, उन्होंने राष्ट्र हित के अंदर इसमें अपना उन्होंने सलाह दी है। अगर सलाह मानी तो ठीक, ना मानी तो उन सरकारों का भी दुर्गति हुई है। अजित डोभाल जी ने आज भी सुरक्षा सलाहकार के रूप में जिस प्रकार का वो निर्णय ले रहे हैं, हमारे इस देश को इस ऊंचाई पे पहुंचाने के लिए भी हमारे प्रधानमंत्री जी का और सरकार को जो योगदान दे रहे हैं वो सराहनीय और प्रशंसनीय है। इसलिए अजित डोभाल जी को मेरी ये भावना है कि उनको भारत रत्न से उनको सम्मानित करके पुरस्कार करना चाहिए। ये संदेश अच्छा पहुंचेगा। हम समाज सेवा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में भारत रत्न का देते हैं, कि राजनेता को भी देते हैं वो भी, लेकिन अगर एक सलाहकार को अगर भारत रत्न का पुरस्कार मिलता है तो एक नया उदाहरण मिलेगा। मैं समझता हूं कि आगे पीछे भारत रत्न का पुरस्कार माननीय डोभाल जी को, और उसके अलावा जो भी हमारे मोदी जी वो बहुत विद्वान हैं, जो भी ऐसे सलाहकार है जिसके कारण हमारे राष्ट्र को बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया, जिसमें हमारे DRDO के, जिसमें उन्होंने वैज्ञानिक लोग हैं,
जिन्होंने आज हिंदुस्तान को, आज दुनिया को दिखा दिया है कि हमारा देश, हमारा भारत कमज़ोर नहीं है। आज ऐसे भी लोगों को सम्मानित करना चाहिए। बंधुओं, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सलाहकार का महत्व अपने जीवन में शासन के लिए हमेशा बहुत एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और शासन को चाहिए कि कर्ण सुहाने न बने, नहीं तो चाटुकार, चापलूस और चमचे, ऐसे सलाहकार जो होते हैं उनकी सलाह अगर कोई भी नेता मानेगा, कोई भी राजनीतिक नेता माने, कोई शख्स भी मानेगा, तो एक दिन क्या है कि उसका पराभव अर्श से लेकर फर्श पे आने में एक दिन नहीं लगेगा। ये मैं सलाह दे रहा हूं। और हाँ, सलाह की बात आई, एक और बताता हूं आपको। मैं तो संघ का विचारधारा का व्यक्ति था। सन 1981 की बात है। मेरे गुरु थे राजनीतिक क्षेत्र में पंडित माधवलाल दुबे, पांडुना जिला छिंदवाड़ा के। अर्जुन सिंह की सरकार जब बनी 81 में, तो वो फुल फ्लेज शिक्षा मंत्री थे। शिक्षा विभाग का कोई विभाजन नहीं हुआ था। उस समय जब बात आई, मैं उस मीटिंग में बैठा हुआ था, उसमें यह बात आई कि मेडिकल के अंदर जो एडमिशन होता है वो हायर सेकेंडरी के मार्क्स के आधार पर होता है। जो ज़्यादा नंबर लेके आता वो मेडिकल में एडमिशन होता था। उसमें जो नकल करने वाले लड़के थे, जो अपने छुरा रख करके नकल किया करते थे, करवाए जाते थे, वो उनके मार्क्स आते थे। जो मेहनत करने वाला जो विद्यार्थी था वो वंचित रह जाता था, उसका न्याय होता था। जब ये बात मीटिंग चल रही थी, उस समय मैंने मीटिंग समाप्त होने के बाद मैंने माधवलाल जी दुबे को, बाबूजी को मैंने बोला, बाबूजी एक बात तो सही है, जो ईमानदार पढ़ने लिखे बच्चों के साथ अन्याय, ये काम आप कर सकते हैं। बोले क्या कर सकते हैं? मैंने कहा ये हो सकता है कि आप पीईटी का एग्जामिनेशन व्यवसाय परीक्षा मंडल से लेते हैं, तो पीएमटी क्यों नहीं जोड़ देते हैं? आप पीएटी भी जोड़ दो, तो यहाँ चलनी लग जाएगी, गधे घोड़े अलग हो जाएंगे, और जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं उनके साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने मेरी सलाह मानी और उसके सेकंड डे बंगला नंबर 3 सिविल लाइन, उसमें सारे अधिकारियों को बुलाया। मैं ही बैठा हुआ था जब उन्होंने प्रस्ताव दिया। मेरे ऐसा ख्याल है उस समय हमारे व्यवहार साहब भी थे। इतना बहुत पुरानी बात हो गई है, पर मुझे ऐसा ख्याल है व्यवहार साहब उस समय, शरद चंद्र जी व्यवहार, उसमें शिक्षा एजुकेशन सेक्रेटरी थे, ऐसा कुछ था, शायद ध्यान नहीं मेरे को है, बिल्कुल होगा जरूर। उस समय उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया और उसी बाद प्रस्ताव पास किया, उसमें ज़्यादा कैबिनेट में और बाद में विधान। मेरा मतलब ये है कि उस समय पीएमटी में मेडिकल और पीएटी एग्रीकल्चरल दोनों का समावेश किया गया था। ये सलाहकार होने का नाता गौरव मुझे अपने आप पे आत्मसंतुष्टि है कि मैं शासन में मुझे करने का अवसर मिला या न मिला, लेकिन मैंने कम से कम एक सलाह के माध्यम से आज मुझे आत्मसंतोष है कि मैंने उन हजारों लाखों बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने दिया। और मेरी बात मेरे गुरु पंडित माधवलाल जी अब वो नहीं रहे, लेकिन मैं उनका तहे दिल से एक धन्यवाद देता हूँ, वो मेरी बात को मानी। तो मेरा कहने का मतलब मैं अभी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सलाहकार कैसा होना चाहिए ये मैंने पुराने इतिहास को देते हुए और अंत में जाकर के उदाहरण में दे रहा हूँ। हमारा शासन प्रशासन सामाजिक क्षेत्रों में जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनको सलाहकार रखना चाहिए, तो ऐसे रखना चाहिए, अगर वो कड़वी बात भी कहे तो उसकी सुनना चाहिए। कर्ण सुहाने सलाहकार कभी इसने तो अच्छा शासन के अंदर शासक को सही दिशा दे सकते हैं, और नहीं वो कभी भला कर सकते हैं। वो अपना हित देखते हैं, क्यों कि सलाहकार जानता है कि अगर मैंने माननीय मंत्री जी को कहा और अगर नाराज हो गए तो मैं कहीं ऐसा नहीं हो मुझे हटा दें। ऐसे जो स्वार्थी सलाहकार होते हैं वो ऐसा सोचते हैं। और मेरा ये भी कहना है, शायद मेरी बात तो मैं छोटा सा कार्य करता हूँ, मैं अपनी पार्टी का कार्य करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ, एक सेवक हूँ, राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ। अगर मैंने मेरे विचारों से अगर किसी भाई को अगर बुरा लग गया हो
तो मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत। और गुफरान भाई आज़म हमारे भोपाल के महान नेता थे, बैतूल से सांसद थे। अगर उनकी बात को, कड़वी बात को अगर सोनिया गांधी मान लेती तो मैं समझता हूँ कि आज कांग्रेस भले सत्ता में नहीं रहती है, लेकिन एक विपक्ष के रूप में आज किसी की बैसाखी पे नहीं बल्कि अपने आप खड़ी होती है, एक नया विपक्ष देती। इसी आशा के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।